करने के लिए, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत अच्छे से खास तरीके से उसे ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए पीपल, शैल वी, एकदम सही मूड में सब लोग हो, नहीं हो, पढ़ाई करनी है। चलिए यहाँ पे सब लोग, मैम प्लीज चल रहा हूं। फास्ट प्लीज, फास्ट। मोहसिन भाई बाहर हैं क्या? सामने कोई कोई नहीं है ना? सब रैप अप है। चलिए यारों, चल रहा हूं। बस उन दोनों का। चलिए अब सब लोग यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। कुछ लोग आएंगे वो उधर से आके बैठ जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। एवरीवन हियर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द टॉपिक ऑफ जनरल मीटिंग एंड हेंस सेटल होने के लिए कोई स्कोप नहीं है। पूरा फोकस यहीं पे। अभी कुछ नोट्स वोट्स कोई बात नहीं, ओपन है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पूरा फोकस यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग हम डायरेक्टली कोर टॉपिक पे आ रहे हैं, जनरल मीटिंग। देखिए यारों, जनरल मीटिंग हमने कल डायरेक्टर्स के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। देखिए कंपनीज एक्ट में कैसा है यारों कि जो भी पावर्स है वो जो डे टू डे फंक्शनिंग की पावर्स है वो सारी पावर्स किसको दे दी गई है? बीओडी। और जो वंस इन अ वाइल यूज करने के लिए जो मेजर सब्सटैंशियल पावर्स है वो रखी गई है विद शेयर होल्डर्स। एंड हेंस बीओडी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर लेते हैं एट बोर्ड मीटिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आखिर शेयर होल्डर्स अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे? दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर एट जनरल मीटिंग। एट जनरल मीटिंग we're talking meeting of shareholders। इसके अंदर मेजरली दो चीजें होंगी, बट हम अभी कैटेगराइज करने के लिए तीन चीजें ले रहे हैं। वन इज एजीएम, वन इज ईजीएम एंड अनदर थिंग इज क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का हमारे सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मेजरली हमारा फोकस होता है एजीएम और ईजीएम के ऊपर। सबसे पहले एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। नीडलेस टू से साल में कितनी बार होगी? एनुअल। ऑफ कोर्स साल में एक बार जो मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग। अरे लॉ का लॉजिक क्या है कि आप साल भर बिजनेस करते हैं किसके पैसे से? शेयर होल्डर्स के पैसे से। तो एटलीस्ट साल में एक बार आपने उन शेयर होल्डर को प्रॉपर अकाउंट्स देने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं कि साल भर हमने बिजनेस किस तरह से किया। और अगर उस बिजनेस के प्रॉफिट को आप उनमें एज ए डिविडेंड देना चाहते हैं तो वो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो साल में एक बार यू हैव टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स के साल भर का बिजनेस किस तरह से, क्योंकि समवेयर आप बिजनेस उनके पैसे से करें, दे आर लाइक ओनर्स, दे आर लाइक ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, एंड हेंस यू हैव टू रिपोर्ट देम। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार जो जनरल मीटिंग होगी। ईजीएम क्या होगा? अरे यारों एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में कितनी बार होगी? एक बार। लेकिन हो सकता है ना कि अभी एजीएम तो दूर है, एजीएम तो दूर है, लेकिन राइट नाउ वी हैव टू डिसाइड ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे वी नीड टू टेक अ डिसीजन, और हम एजीएम तक रुक नहीं सकते। उस केस में वी गो फॉर ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। Class meeting is nothing. Class meeting simply means if at all we are conducting a meeting of a particular class, सब shareholders की नहीं, सब shareholders की नहीं, we are conducting a meeting of a particular class, उसे कहा जाता है class meeting। Very easy। हम डायरेक्टली आ रहे हैं सबसे पहले एजीएम पे, फिर हम पढ़ेंगे ईजीएम। पूरा फोकस यहीं पे। सबसे पहले हम रैप अप करेंगे टॉपिक ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। सबसे पहला टॉपिक एजीएम के अंदर भी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज टाइम लिमिट। एग्जाम में इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। टाइम लिमिट विद इन विच एजीएम मस्ट बी हेल्ड, टाइम लिमिट विद इन विच एजीएम मस्ट बी हेल्ड। सब लोग एकदम कंफर्टेबल। सबसे पहला पॉइंट, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब हर साल में एक बार। तो एक चीज क्लियर हुई टाइम लिमिट में। फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, वंस एवरी ईयर, डन। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it must be held within
6 months from the end of फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उससे विद इन 6 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च। उससे 6 मंथ्स के अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज, दो मीटिंग के बीच में एजीएम दो मीटिंग के बीच में द मैक्सिमम गैप अलाउड इज 15 मंथ्स। मतलब पिछले साल की एजीएम हुई थी उससे मैक्सिमम गैप हो सकता है अ गैप ऑफ 15 मंथ्स। इसी के बीच इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमारी जनरल मीटिंग की डेट फाइनलाइज होगी। इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमारी जनरल मीटिंग की डेट फाइनलाइज होगी वंस एवरी ईयर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप ऑफ 15 मंथ्स। आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे, एक लाइन आती है AGM must be conducted every year comment। तो वहां पे आपको ये पूरी चीज को एक्सप्लेन करना है। The maximum gap between two AGM can be 15 months। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है टाइम लिमिट का। मतलब इनमें से कोई भी एक सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में देके कमेंट कहा गया तो यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर टाइम लिमिट का फ्रेम एंड इसके बीच में आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। इसके बीच में आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग हमारी लास्ट डेट आ रही है कि हाँ सो एंड सो इज आवर लास्ट डेट, उसी टाइम तक हमारी एजीएम हो जानी चाहिए। एक टाइम पीरियड आ गया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हम तब तक एजीएम नहीं कर सके। बिकॉज ऑफ सम रीजन हम तब तक एजीएम नहीं कर सके, यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। हमने सबसे पहले पढ़ा टाइम पीरियड के 3 पॉइंट्स, वंस एवरी ईयर, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम कैन बी 15 मंथ्स। उसके बाद अगर ये लास्ट डेट जो आ गई इन तीनों पॉइंट की वजह से, उस बीच तब तक आप एजीएम नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन हैव अ एक्सटेंशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। सब लोग ध्यान से ये बात कर ली हमने जनरल मीटिंग की। इसी के अंदर एक और चीज सब लोग ध्यान से, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरल मीटिंग। फर्स्ट जनरल मीटिंग के लिए प्रोविजन क्या है? यहां पे 3 रिक्वायरमेंट्स थी ना सब्सीक्वेंट जनरल मीटिंग के लिए। फर्स्ट जनरल मीटिंग के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। सब लोग ध्यान से, विद इन 9 months from the end of financial year। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उससे विद इन 9 मंथ्स में आपको पहली जनरल मीटिंग करनी है। विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब लोग ध्यान से, पहले जो कंपनीज एक्ट था उसमें कंफ्यूजन था। उसमें ऐसा माना जाता कि नहीं, हमको फर्स्ट जब हमारा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें भी एक जनरल मीटिंग होनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत अब नहीं है। मान लीजिए मेरी कंपनी को मैंने इनकॉर्पोरेट किया ऑन 1 अगस्त 2016। क्या मुझे 2016 में कोई भी जनरल मीटिंग करने की जरूरत है? नहीं। 2016 कब खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 2017। उससे 9 मंथ्स के अंदर मुझे पहली जनरल मीटिंग करने की आवश्यकता है। क्लियर है? वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उससे 9 मंथ्स। मतलब इसकी वजह से हो सकता है ना कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई जनरल मीटिंग ही ना हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एजीएम मान लीजिए ड्यू डेट थी 9 मंथ्स के अंदर, हम नहीं कर पाए, हम गए एक्सटेंशन मांगने, नॉट अलाउड। फर्स्ट जनरल मीटिंग के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना, क्यों नहीं मिल सकता? डोंट यू फील समवेयर दे हैव ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड कि पहली जनरल मीटिंग थोड़ा डिले हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक्सटेंशन का टाइम पीरियड है ना वो आपको पहले से ही दे दिया है। फर्स्ट जनरल मीटिंग के लिए आपको ऑलरेडी कितना दे दिया है? 9 मंथ्स। जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड से कितना टाइम पीरियड दिया जाता है? 6 मंथ्स। एक्सटेंशन कितने का मिलता है? यहां पे आपको डायरेक्टली कितना दे दिया है? 9 मंथ्स। तो यहां पे फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है।
यहां पे फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है. एकदम इजी टू गो. पहली चीज, टाइम पीरियड विद इन विच जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड. चलिए उसके बाद में दूसरी चीज देखते हैं. टाइम पीरियड की पहली चीज हो गई. हम अभी सिर्फ जनरल मीटिंग को डिस्कस कर रहे हैं. ये ईजीएम और क्लास मीटिंग, देख क्लास मीटिंग एनीवे इंट्रोडक्टरी है, ईजीएम बाद में देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट हो गया टाइम लिमिट. अब हमारे यारों सेकंड पॉइंट पे कि सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए. डेट, टाइम, प्लेस क्या होनी चाहिए. कि अगर एक जनरल मीटिंग हो रही है तो उसकी डेट क्या होनी चाहिए, उसकी टाइम क्या होना चाहिए, उसका प्लेस क्या होना चाहिए. एकदम इजी यारों. डेट से इनका वैसे मतलब है डे क्या होना चाहिए. It can be any day, but not a national holiday. Any day which is not a national holiday. एकदम कंफर्टेबली. thereafter आता है कि जनरल मीटिंग का टाइम क्या होना चाहिए. बिजनेस आवर्स बोले तो 9 to 6. बिल्कुल ठीक है. थर्ड चीज आती है उसकी प्लेस क्या होनी चाहिए यारों. या तो रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी, विलेज और टाउन. सब लोग ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं. अरे यारों वैसे तो जनरल मीटिंग कहां हो जानी चाहिए, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे. अरे बट समझिए रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस इत्तुक सा, क्या उस पे उसकी जनरल मीटिंग हो सकती है. नहीं हो सकती है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं ना कहीं लिमिटेशन होता है ना, इतना बड़ा नहीं होता कि वहां पे लाखों लोग आ जाएं. एंड हेंस एट टाइम्स यू वांट कि हमारी जनरल मीटिंग हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं करके हम कहीं और करें, कहीं और करें. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर अवेयर रिलायंस की जनरल मीटिंग कहां होती है. सुना होगा ना, कहां हुई थी. वांगखेड़े. तो इट्स जस्ट क्या उनके लिए पॉसिबल है रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लें. जी नहीं. एंड हेंस व्हाट यू डिस्कस इज डेट, टाइम एंड प्लेस. डेट मतलब डे, एनी डे विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे. टाइम बिजनेस आवर्स 9 to 6 इस बीच होना चाहिए. प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी, विलेज और टाउन. एकदम इजी टू गो. एजीएम के टाइम लिमिट भी हो गया और एजीएम का डेट, टाइम, प्लेस हो गया. Next and a very important AGM, नोटिस. नोटिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप सबने देखे हैं. एजीएम के लिए नोटिस कैसा होता है आप सबको याद होगा. इट इज 21 नहीं 21 क्लियर डेज. 21 क्लियर डेज. व्हेन यू से 21 क्लियर डेज तो इसमें आपको 3 एडजस्टमेंट करने होते हैं. सब लोग ध्यान से. व्हेन यू से 21 क्लियर डेज तो आपको इनमें 3 चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट यू हैव टू एक्सक्लूड, you have to exclude date of meeting. You have to exclude date of serve on notice. जिस दिन उसको नोटिस मिला वो भी डेट ऑफ नोटिस भी आपको एक्सक्लूड करना है. डेट ऑफ नोटिस. ये 2 पॉइंट कि आपको क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी होती है. एक चीज आराम से समझिए, कोई बात नहीं. 2 पॉइंट्स नोटिस को लेके. 1 यू हैव टू एक्सक्लूड डेट ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग का डेट है वो भी एक्सक्लूड करेंगे. एक यू टू एक्सक्लूड द डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन मुझे नोटिस मिला उसे भी एक्सक्लूड करूंगा. इसके बीच में मेरे पास होने चाहिए 21 क्लियर डेज. द इंटेंशन इज द मेंबर मस्ट हैव 21 क्लियर डेज टू थिंक एंड डिसाइड वेदर टू अटेंड द मीटिंग और नॉट. तो 21 क्लियर डेज उसको सोचने के लिए होने चाहिए. मतलब जिस दिन नोटिस मिला उसको भी काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन मीटिंग है उसको भी काउंट नहीं करेंगे. बीच में 21 क्लियर डेज होने चाहिए. एंड एक लास्ट पॉइंट, इफ एट ऑल आप पोस्ट से सेंड कर रहे हैं तो यू टू ऐड 48 आवर्स. मतलब अगर आप पोस्ट से सेंड कर रहे हैं तो आपको 48 आवर्स और निकाल देने हैं. ऐसा माना जाएगा कि पोस्ट से भेजा है, मतलब 48 आवर्स तो पोस्ट को पहुंचने में लगेंगे. तो मान लीजिए मैंने पोस्ट से भेजा है तो 21 क्लियर डेज कैसे काउंट करूंगा. जिस दिन नोटिस सर्व किया उसे भी हटा दूंगा, उसमें 48 आवर्स मतलब 2 दिन और हटा दूंगा, उसके बाद में डेट ऑफ मीटिंग भी हटा दूंगा. ये जो बीच में पीरियड है इट मस्ट बी 21 क्लियर डेज. इट मस्ट बी 21 क्लियर डेज. बिल्कुल ठीक है. डेट ऑफ नोटिस के लिए क्लियर जाएगा. नोटिस मस्ट बी फॉर 21 क्लियर डेज. उसमें एक्सक्लूड कर देंगे डेट ऑफ मीटिंग एज वेल एज
डेट ऑफ नोटिस एंड 48 आवर्स और ऐड हो जाएंगे। अगर पोस्ट से भेजा है तो यू हैव टू ऐड 48 आवर्स, यू हैव टू ऐड 48 आवर्स। बिल्कुल ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट को मैंने नोटिस भेजा, मैंने फर्स्ट को नोटिस, जिसको समझ अभी हल्का सा भी क्लैरिफिकेटिव मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट को मैंने नोटिस पोस्ट किया, ठीक है, तो मैं कब मेरी मीटिंग हो सकती है, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, उस तरह से हम सोच रहे हैं। फर्स्ट को नोटिस मैंने पोस्ट किया तो डेट ऑफ सर्विंग वैसे भी एक्सक्लूड, पोस्ट से किया है मैंने तो 2 दिन और, सेकेंड भी गया, थर्ड भी गया, फोर्थ से आप स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 12 हो गए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने दिन हो गए, 21 हो गए, और डेट क्या है 24, तो मीटिंग हो सकती है 25 को, क्योंकि डेट ऑफ मीटिंग भी एक्सक्लूड करना है, तो मीटिंग हो पाएगी 25 को। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आ सकता है कि मान लीजिए 25 को मीटिंग है और सेकंड को नोटिस भेजा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बिकॉज जो दिन भेजा है वो भी हटाया, डेट ऑफ मीटिंग भी हटाया, 2 दिन पोस्ट के भी हटाया, तो बीच में उसके पास होने चाहिए 21 क्लियर डेज। एकदम क्लियर है। 20 इस पे एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, एकदम ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल ठीक है। ये 3 चीजें हमने देखी अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग, एकदम इजी टू गो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एकदम इजी टू गो में हम ले लेंगे एंड देयर आफ्टर वी मूव फॉरवर्ड। एनुअल जनरल मीटिंग को लेके हमने 3 चीज पढ़ी। सबसे पहला टाइम लिमिट, सबसे पहले 3 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहली चीज बता दीजिए मुझे, वंस एवरी ईयर, स्टोरी खत्म। सेकंड, फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 मंथ्स। थर्ड, 2 मीटिंग में मैक्सिमम गैप कैन बी 15 मंथ्स। टाइम प्लेस डेट तो एकदम क्लियर है, भूलने का कोई स्कोप है क्या, नहीं। नोटिस के केस में हमने पढ़ा है नोटिस मस्ट बी फॉर अ 21 क्लियर डेज, और 21 क्लियर डेज में जिस पे क्वेश्चनिंग होती है वो ये चीज है, एक्सक्लूड 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 करने वाली बात, बिल्कुल ठीक है। चलिए यारो, नोट्स में सारी चीजें हैं, 21 क्लियर डेज के आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए बस नोट्स में, बाकी सब कुछ है नोट्स में आपके। You have to exclude date of meeting, you have to exclude date of notice, and you have to exclude and you have to add 48 hours if you've sent it by post. चलिए एकदम इजी टू गो है। अब ध्यान से, अब हम आ रहे हैं टू अनदर टॉपिक, बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट एजीएम। यहां पे सबने लिख लिया ना, इतना सही है। बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, मैंने क्या कहा है, बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं उनमें से 4 बिजनेस को कहा गया है ऑर्डिनरी बिजनेस। ये 4 बिजनेस कौन से यारों, फर्स्ट वन कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह। सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एंड फोर्थ, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। एकदम इजी टू गो। अरे यारों, ये वो 4 चीजें हैं जो हर जनरल मीटिंग पे होगी ही होगी, होगी ही होगी। मतलब सबसे पहली चीज, जनरल मीटिंग हो क्यों रही है, हमें हमारे शेयर होल्डर्स को हिसाब देना है, तो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होगा ही होगा, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होगा ही ना। सेकंड पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये डिपेंड करता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये भी वेरी मच ऑब्वियस ही है, तो ये भी एक दूसरी चीज होगी जो कि हर मीटिंग पे होगा ही होगा। थर्ड, हमने रोटेशन ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि हर जनरल मीटिंग पे कुछ ना कुछ डायरेक्टर रिटायर होंगे, तो उनको रीअपॉइंट करना है, तो ये भी हर जनरल मीटिंग पे होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। कैसा होता है यारों, भले ही आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, हम पढ़ेंगे अब, भले ही आप उसे अपॉइंट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ईच एंड एवरी जनरल मीटिंग पे उसका रैटिफिकेशन होना कंपलसरी है, एंड हेंस हर जनरल मीटिंग पे आप उसको भी वापस अपॉइंट करते हैं। तो ये 4 चीजें जो होती हैं। अब हम आते हैं कंसेप्ट पे जो हमें पढ़ना है। कंसेप्ट इतना सा कहता है यारों, दैट अगर आप जनरल मीटिंग पे ये 4 चीजें डिस्कस कर रहे हैं,
अगर आप जनरल मीटिंग पे ये 4 चीजें डिस्कस करते हैं तो इन्हें कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। इनके अलावा अगर आपने कोई भी चीज को डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। एट अ एनुअल जनरल मीटिंग, if at all you're discussing anything apart from these 4 points, it is termed as special business. And for every special business you have to compulsorily give a explanatory statement. For every special business you have to compulsorily give a explanatory statement. क्या होता है explanatory statement? Explanatory statement refers to a statement in which you give all the details with respect to that issue which you are discussing. आप जो चीज डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक एक चीज के बारे में आप माइन्यूट डिटेल्स देते हैं इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देख लो एकदम कहां बैठेंगे, क्या होगा। हाँ, आपको बहुत चिंता है ना, चलिए यहां पर आइए, खत्म करते हैं हम लोग। वेरी इजी टॉपिक, आप सबका किया हुआ था, सिर्फ हमने ब्रशअप किया अच्छे से। हमने देखा कि 4 बिजनेस जो जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन से 4? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और रिटर्न। डन। इसके अलावा अगर कोई भी चीज एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस की तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशल बिजनेस। और हर एक स्पेशल बिजनेस के लिए क्या चाहिए? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस। अब यारों ध्यान से, एट ईजीएम any business transacted at an EGM is a special business. AGM पे जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं उसके अंदर बाइफर्केशन है। एजीएम पे जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है उसमें बाइफर्केशन है ऑर्डिनरी या स्पेशल का, लेकिन जो बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहे हैं ईजीएम पे उस पे कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं है, उस पे कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं है। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट ईजीएम आर स्पेशल बिजनेस। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं ना कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे एट ईजीएम उसके लिए क्या देना होगा साथ में? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मतलब हर बिजनेस जो ईजीएम पे ट्रांजैक्ट होगा उसके लिए देना होगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। वेरी इजी, वेरी क्लियर। चलिए बुक्स में देखिए आपकी ये सारी चीजें वहां पे मेंशन की गई है। नाउ वे मूविंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ईजीएम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। सब लोग ध्यान से यहां पे, ईजीएम 4 तरीकों से हो सकती है, एकदम आराम से। ईजीएम 4 तरह से हो सकती है। पूरा फोकस बोर्ड पे, एकदम नोट्स में नहीं, यहां पे। सबसे पहले बाय बोर्ड। ये चार्ट विल सम अप द एंटायर ईजीएम, तो पूरा फोकस यहीं पे रखिएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, नोट्स में भी नहीं। नोट्स में बाद में एंड में देखेंगे। ईजीएम कैन बी कंडक्टेड बाय बोर्ड। मैं कह रहा हूं कुछ लोग क्यों नोट्स में देख रहे हैं, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो कैसा है, फिर आप उसको साथ में समझ नहीं पाएंगे। अगर साथ में बोर्ड पे देखेंगे तो आपको याद ही रहेगा कि डायग्राम बन कैसे रहा है। फर्स्ट थिंग, ईजीएम कैन बी कंडक्टेड बाय बोर्ड। बोर्ड को लेके एक बेहतरीन पॉइंट है सिर्फ इतना सा कि जब भी बोर्ड ईजीएम कंडक्ट कर रहा है, जब भी बोर्ड ईजीएम कंडक्ट कर रहा है, मुझे हमने एजीएम पढ़ा था, एजीएम कौन सी प्लेस पे कंडक्ट की जाती है? एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर सिटी, प्लेस और टाउन इन विच आर रजिस्टर्ड ऑफिस इज देयर। यहां पे क्या लिखना है? बोर्ड कंडक्ट कर सकता है ईजीएम एट एनी प्लेस इन इंडिया। बोर्ड कहीं पे भी ईजीएम कर सकता है, फर्स्ट। सेकेंड, ईजीएम कैन बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। ध्यान से देखिए डिफरेंस है। ये बोर्ड कर रहा था सुओ मोटो, खुद से। बोर्ड को खुद से कोई रीजन लगता है कि नहीं यार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर लेनी चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है ना। बोर्ड को क्या करना है अभी? बोर्ड को अपना नाम चेंज करना है, बोर्ड को अपना कंपनी का, बोर्ड को अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है। वो या तो जनरल मीटिंग के लिए वेट करे या वो सोचता है नहीं यार अभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर लेते हैं। तो बोर्ड कैन डू इट सुओ मोटो एज वेल, बोर्ड कैन डू इट सुओ मोटो, खुद से। ये बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, इसका मतलब क्या है? कंपनी के कुछ मेंबर्स, वो मेंबर्स गए बोर्ड के पास और उन्होंने बोर्ड को बोला कि हे बोर्ड, हम चाहते हैं कि आप अभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करें, अभी आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करें। और फिर बोर्ड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। तो इसमें सबसे पहला ही सवाल हमारे सामने ये आता है, who can make application?
कि हम पढ़ रहे ना, रिक्विजिशन पे बोर्ड करेगा तो आखिर रिक्विजिशन कौन कर सकते हैं? हमारी कंपनी के 1 लाख मेंबर्स हैं, उनमें से 2 मेंबर ने कह दिया तो क्या बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगा? नहीं। गोल्डन लिमिट हियर इज 10%। 10% खत्म। लेकिन वो अगर टेक्निकली जाएंगे तो किस तरह से लिखा गया है? हु कैन मेक एप्लीकेशन? कंपनी हैविंग शेयर में पीपल हैविंग 10% ऑफ कैपिटल, पेड अप कैपिटल, हैविंग वोटिंग राइट्स। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिक्विजिशन। सबसे पहले एकदम इजी, हमने क्या देखा? ईजीएम कैन बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कौन कर सकते हैं? पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग पावर। अगर शेयर कैपिटल है तो पीपल हैविंग 10% ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर, और शेयर कैपिटल नहीं है तो पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग पावर। अब सब लोग ध्यान से, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस ईजीएम मस्ट बी called within 21 days. EGM must be called within 21 days. And EGM must be held within 45 days. सब लोग ध्यान से समझिएगा, लिमिट्स ऑफन कंफ्यूज करती है यहां पे। 21 डेज, 45 डेज, क्या कह रहा है? एकदम इजी है। एक बार आपको रिक्विजिशन आ गया, मैं कंपनी हूं, बोर्ड को शेयर होल्डर्स ने, जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, उन्होंने आकर रिक्विजिशन दे दिया। कंपनी हैज टू कॉल द मीटिंग विद इन 21 डेज। रिक्विजिशन मिला, उसके 21 डेज के अंदर उसको मीटिंग की डेट फाइनलाइज कर देनी है। फिर भले ही मीटिंग थोड़े दिन बाद होगी, मीटिंग मस्ट बी हेल्ड हाउ, कितने टाइम पीरियड में? 45 डेज। मीटिंग होगी 45 डेज के अंदर, दैट इज ओके। मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 45 days, but meeting must be called within 21 days. समझ रहे हैं? रिक्विजिशन से 21 डेज के अंदर मीटिंग को फाइनलाइज कर लीजिए कब होने वाली है, भले आप मीटिंग करेंगे नेक्स्ट 45 डेज में तो भी चलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पे? मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड विद इन 21 डेज, ईजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 45 डेज। इफ नॉट, अगर मान लीजिए इस टाइम पीरियड में उन लोगों ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, अगर मान लीजिए इस टाइम पीरियड में उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, रिक्विजिशनिस्ट विल कंडक्ट द मीटिंग देमसेल्व्स। अगर उस टाइम पीरियड में आपने कंडक्ट नहीं किया तो रिक्विजिशनिस्ट अब मीटिंग खुद ऑर्गेनाइज करेंगे। तो रिक्विजिशनिस्ट अब मीटिंग खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, और वहां पे आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ ईजीएम, बाय रिक्विजिशनिस्ट। थर्ड टाइप ऑफ ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट। उसके अंदर सबसे पहला ही पॉइंट क्या आएगा? बाय रिक्विजिशनिस्ट मस्ट बी हेल्ड within 3 months, must be held within 3 months from requisition. Requisition मतलब क्या? वो रिक्वेस्ट जो आपने कंपनी को दी थी, उस रिक्वेस्ट से विद इन 3 मंथ रिक्विजिशनिस्ट को खुद से भी ऑर्गेनाइज करना है। अरे बट सर ये तो गलत हो जाएगा ना, अब मेंबर्स खुद ऑर्गेनाइज करेंगे तो पूरा पैसा उनका लगेगा। जी नहीं, have the right to get all the expenses reimbursed. उनके पास राइट है कि कंपनी से सारे जो भी एक्सपेंसेस हुए उन सब एक्सपेंडिचर का क्या लेंगे? रीइंबर्समेंट लेंगे, उन सब एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट लेंगे। एंड लास्ट टाइप इज बाय ट्रिब्यूनल। यार ट्रिब्यूनल ये चीज कर सकता है ऑर्गेनाइज सुओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन, लेकिन ट्रिब्यूनल कब करता है ऑर्गेनाइज? ओनली इन केस ऑफ इम्प्रैक्टिकलिटी,
ओनली इन केस ऑफ इम्प्रैक्टिकलिटी, मतलब ये प्रैक्टिकली नहीं है कि कंपनी करे, ये प्रैक्टिकली नहीं है कि मेंबर करें, तब जाके एज अ लास्ट रिसोर्ट ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइज करवाता है, कंडक्ट करवाता है. एकदम इजी रहेगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अ वेरी इजी टॉपिक, इसको एक फ्लो में पढ़ना होता है. सबसे पहली चीज क्या हो गई, इट कैन बी कंडक्टेड बाय बोर्ड. बोर्ड चाहे तो कंडक्ट कर सकेगा. बोर्ड के अंदर एक प्रोविजन मैं कह रहा हूं ध्यान रखने के लिए, कौन सा, इट कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर. बाकी एजीएम जैसा ही चलेगा, क्योंकि एजीएम भी कौन कंडक्ट करता है, बोर्ड, एंड हेंस मोर और लेस बाकी सब कुछ सेम चलेगा. सिर्फ मेजर डिफरेंस यहां पर क्या हो गया, एनी प्लेस इन इंडिया. उसके बाद में आया बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन. तो उसमें एक सवाल आता है कि आखिर रिक्विजिशन कौन दे सकता है, आखिर रिक्विजिशन कौन दे सकता है. तो पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग राइट, पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग राइट. इफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो वोटिंग राइट शेयर कैपिटल के थ्रू होंगे. तो पीपल हैविंग 10% ऑफ कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स, और शेयर कैपिटल नहीं है तो पीपल हैविंग 10% ऑफ वोटिंग राइट्स. अगर इतने लोगों ने रिक्विजिशन दिया तो कंपनी के ऊपर कंपलसरी है कि एक ईजीएम ऑर्गेनाइज करो. तो कंपनी को कितने दिन में करना है, रिक्विजिशन आया उससे 21 डेज के अंदर फाइनल कर दीजिए डेट ऑफ मीटिंग, कॉल कर लीजिए मीटिंग को विद इन 21 डेज, और रिक्विजिशन से विद इन 45 डेज आपको मीटिंग हेल्ड भी कर लेनी है. अगर नहीं की, अगर मान लीजिए रिक्विजिशन दिए 21 डेज हो गए और अभी तक मीटिंग की डेट भी फाइनल नहीं हुई है, तो रिक्विजिशनिस्ट कैन देमसेल्फ कंडक्ट द मीटिंग, बट इट हैज टू बी कंडक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, विद इन 3 months. और जो पूरा एक्सपेंडिचर होगा दे कैन रिकवर इट बैक फ्रॉम द कंपनी. एंड द लास्ट वन इज बाय ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल को लगता है या तो खुद से ऑन सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन, तो वो ऑर्डर कर सकती है कि इस कंपनी का ईजीएम करवाया जाए, बट ट्रिब्यूनल अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है ओनली इन केस ऑफ इम्प्रैक्टिकलिटी, कि बाकी सारे ऑप्शन सब पॉसिबल ही नहीं है, तब जाके ट्रिब्यूनल उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, तब जाके ऑप्शन उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है. अब आपके नोट्स में जो लिखा है उसको देख लीजिए. उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी इधर उधर फंबल हो गई है, तो उसको सही कर लीजिए. बाय रिक्विजिशनिस्ट के अंदर बाय बोर्ड के नीचे एक्स्ट्रा मैटर आ गया, उसको वहां से हटा दीजिए और बाय रिक्विजिशनिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिए जो भी आपको ऐड करना है. पेन डाउन कर लीजिए अच्छे से, बोर्ड पे देख लीजिए और पेन डाउन कर लीजिए. चलिए कर रहे हैं क्या, कर लो यार. फास्ट. इज इट डन? चलिए, नाउ वे टॉकिंग अबाउट जनरल मीटिंग नोटिस. अब हम एक एक करके जनरल मीटिंग के नोटिस वगैरह वगैरह सब पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहला टॉपिक है जनरल मीटिंग नोटिस. देखिए यार, जनरल मीटिंग के नोटिस का सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, नोटिस के बारे में. नोटिस कितने दिन का होना चाहिए, 21 क्लियर डेज. क्लियर है, नोटिस मस्ट बी फॉर अ पीरियड ऑफ 21 क्लियर डेज. उसके सारे एक्सक्लूड करेंगे, दो चीजों को एक्सक्लूड करेंगे, क्या, डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस. और अगर पोस्ट से भेजा तो कितना ऐड कर देंगे, 48 आवर्स. क्लियर है, खत्म. इसके अलावा कोई स्कोप नहीं हो सकता, ये डन हुआ. उसके बाद में एक चीज आती है नोटिस के बारे में कि आखिर एक नोटिस में क्या क्या होना चाहिए. आखिर एक नोटिस में क्या क्या होना चाहिए. अरे आप ही सोचिए, नोटिस मतलब क्या, समवेयर इट इज अ काइंड ऑफ इन्विटेशन टू यू टू अटेंड द मीटिंग. किसी भी इन्विटेशन में क्या होता है, किसी भी इन्विटेशन में आपके घर पे कुछ शादी का भी इन्विटेशन आया, आप उसे देखते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू. यही तीन चीजें देखते हैं. एक हम देखते हैं कौन सी डेट की है, क्या उसका टाइम है, और क्या उसका वेन्यू है. बिल्कुल सही है, ये तीन चीजें देखते हैं. और एक और चीज होती है एजेंडा. अब देखो, शादी का तो एजेंडा तो शादी होगी जनरली, तो वहां पे एजेंडा की बात नहीं आती है. लेकिन अब हम जनरली कोई भी जनरल मीटिंग का नोटिस है तो उसके अंदर हम उसका एजेंडा भी देखते हैं कि आखिर उस जनरल मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, उनका एजेंडा क्या क्या है. तो ये चार चीजें होती हैं जनरल मीटिंग नोटिस के अंदर, डेट, टाइम, प्लेस और एजेंडा.
अब बताइए जनरल मीटिंग के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब कब देना है? अगर एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है, ओनली इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस। और अगर मान लीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो उसके साथ तो देना ही है। बिल्कुल सही है। चलिए, उसके अलावा अब आ रहे हैं एक और चीज पे, पर्सन इंटाइटल टू नोटिस। हमें क्या लगता है, देखिए नोटिस हम किन की मीटिंग कर रहे हैं, एंड हेंस मेंबर्स को तो चाहिए ही चाहिएगा, मेंबर्स को तो नोटिस जाना है, उन्हीं को तो मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं। मेंबर्स के अलावा दो और लोगों को चाहता है, डायरेक्टर एंड ऑडिटर। जब आप पढ़ेंगे ऑडिटर डिटेल में कभी, तो ऑडिटर के अंदर भी है, तो ऑडिटर हैज टू कंपल्सरीली अटेंड द मीटिंग और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और उसको अपनी जो क्वालिफिकेशन दी ऑडिट रिपोर्ट में वो भी डिस्कस आउट करनी होती है। तो कहने का मतलब है इस तरह की कुछ चीजें होती है, तो ऑडिटर को भी अटेंड करना है, डायरेक्टर्स को तो अटेंड करना ही है, एंड हेंस नोटिस इन तीन लोगों को दिया जाता है, मेंबर्स, ऑडिटर एंड डायरेक्टर। एक खास चीज यहां पे, एन एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव अ नोटिस टू अ मेंबर। मतलब कैसा होता, मेरी कंपनी के 2000 मेंबर्स हैं, मैंने उनमें से कुछ 5 लोगों को नोटिस नहीं दिया, मैंने उनमें से कुछ 5 लोगों को नोटिस नहीं दिया, अगर लॉ क्या कहता है, अगर ये मैंने डेलिबरेटली किया ना, कि मैंने जानबूझ के उन 5 लोगों को नोटिस नहीं दिया, तो फिर तो जो पूरी मैंने मीटिंग की ना, इस मीटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन किया ना, इट इज ऑल इनवैलिड, इट इज ऑल इनवैलिड। बट इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल ओमिशन, कि यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट गलती से मेरी कंपनी के अंदर कुछ मेंबर्स को नोटिस नहीं मिला, इफ देयर इज अ एक्सीडेंटल ओमिशन, देन द मीटिंग इज वेरी वेल वैलिड। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने नोटिस में सिर्फ पॉइंट्स को ब्रश अप किया, हमारी सारी चीजें पहले से पता थी। हमने देखा यहां पे कि अगर कभी भी किसी को नोटिस देने के लिए एक्सीडेंटल ओमिशन है, नोटिस देने के लिए एक्सीडेंटल ओमिशन है, तो इट इज ओके, द मीटिंग इज वैलिड। बट अगर एक डेलिबरेट ओमिशन है तो मीटिंग इज इनवैलिड। अरे मतलब ये नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दे नो कि यार ये शेयर होल्डर्स, ये मेंबर्स आएंगे तो ये मेरे अगेंस्ट, जो मैं रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूं उसके अगेंस्ट वोट करेंगे, तो मैं उनको नोटिस नहीं देता। इस तरह की अगर किसी भी डायरेक्टर ने कोई भी तुच्छ हरकत करने की कोशिश की है, तो मीटिंग पे जो भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस इनवैलिड हो जाएंगे, इनवैलिड। वेरी इजी एंड वेरी क्लियर, राइट? चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम कोरम का। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? Quorum refers to minimum number of people required to start a meeting. Minimum मतलब इतने लोग तो आने ही चाहिए, तब जाकर हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। Quorum for a general meeting, सब लोग ध्यान से यहां पे, Quorum for a general meeting चल रहा है यहां पे। सबसे पहले Quorum of a private company, स्टोरी खत्म। क्या है प्राइवेट कंपनी का Quorum? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, कुछ नहीं। ये पीपी क्यों लिखा है? पर्सनली प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑफ प्रॉक्सी, कोरम के लिए काउंट नहीं होती। मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट एंड हेंस 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। सब लोग ध्यान से, क्या डायरेक्टर्स के अंदर, कोरम के अंदर हमने ऐसा देखा था क्या मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट? नहीं, वहां पे नहीं देखा था पर्सनली प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे एक और फीचर होता है डायरेक्टर्स के अंदर, टू अटेंड द मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो इफ एट ऑल अ फ्यू डायरेक्टर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्टिल दे आर काउंटेड फॉर कोरम। कोरम में उनको काउंट किया जाता है, एंड हेंस वहां पे हम ये नहीं लिखते मेंबर्स डायरेक्टर्स पर्सनली प्रेजेंट, वहां पे पर्सनली प्रेजेंट यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर रहे हैं तो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। यहां पे लिखा गया 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मतलब आपने पर्सनली प्रेजेंट ही करना होना है, प्रॉक्सी वगैरह अलाउड नहीं है। अब ये हो गया प्राइवेट कंपनी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर यारों कोरम डिपेंड करता है कि आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं। आपकी कंपनी के टोटल मेंबर्स पे डिपेंड करता है आपका कोरम। सब लोग ध्यान से, अप टू 1000, 1001 टू अबव 5000। चलिए, अगर अप टू 1000 है तो कितने लोग चाहिए? सिर्फ 5। 1001 से 5000, अरे यारों इट इज सो सिंपल प्रोविजन। क्यों? अरे कहीं ना कहीं आपकी कंपनी, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी, आपके लाखों मेंबर्स हैं, आपके लाखों मेंबर्स हैं, फिर भी कोरम कितना रहेगा? 30।
अरे यारों, जब बोर्ड मीटिंग वगैरह में आप ऐसा कोरम रख सकते हैं 1/3 1/4, वहां पे लोग आते हैं क्योंकि बोर्ड मेंबर्स है ना, तो कंपनी की मीटिंग तो अटेंड करेंगे। बट यारों आप बताइए, आप और मैं अगर कंपनी के शेयर्स खरीदते भी हैं तो क्या हम मीटिंग के लिए जाते हैं क्या? मेंबर्स हार्डली गो फॉर मीटिंग, मेंबर्स हार्डली गो फॉर मीटिंग। और इस वजह से अगर यहाँ पे लिमिट ज्यादा रख दी जाती है, ऐसा 1/3 1/2, तो फिर कभी मीटिंग्स हो ही नहीं सकती थी। तो आप ही सोचिए ना, आप और मैं इस क्लास में बहुत सारे लोगों ने कभी शेयर्स खरीदे होंगे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की होगी। आप लोगों से बहुत के पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स खरीदते होंगे शेयर्स में, बट उनसे पूछेगा उनमें से कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया? हार्डली फ्यू। तो कहीं ना कहीं मेंबर्स हार्डली अटेंड मीटिंग एंड हेंस कोरम का प्रोविजन बहुत कम रखा गया। अरे किसी कंपनी के 10 लाख मेंबर्स भी हैं, 10 लाख मेंबर्स भी हैं, कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी आएगी? 30 ना? स्टोरी ओवर, दैट इजी। वापस एक बार खत्म करते हैं कोरम की रिक्वायरमेंट। कोरम की रिक्वायरमेंट हमने ये देखी, प्राइवेट कंपनी तो स्टोरी ओवर कितना? 2। पब्लिक कंपनी तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स टोटल मेंबर्स। इफ टोटल मेंबर्स आर अप टू 1000 देन 1000, 1 to 5000, 5000 से ज्यादा 30, कितने भी हो जाए वो 30 ही रहेगा। अब देखिए, आपको नोट्स में ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो कोरम। जस्ट रीड दैट बॉक्स। सम डे जो दिख रहा है उसको सेम डे करिए, सेम डे। सम डे क्या होता है? सेम डे, सेम टाइम, सेम लाइन। आप क्या एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे आप लोग? चलिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कभी हमारी मीटिंग हमने डिसाइड की थी 20, हमने आज के दिन आज 24 है ना, 24 है ना, हाँ, आज के दिन हमारी कंपनी की जनरल मीटिंग डिसाइडेड थी, लेकिन आज बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ कोरम मीटिंग नहीं हो पाई। हमारी कंपनी के टोटल मेंबर्स हैं 7000। कितने मेंबर्स हैं? 7000। बताइए कोरम कितना है? 30। और यहां पे मीटिंग के अंदर सिर्फ 25 लोग आए, क्या मीटिंग स्टार्ट हो पाएगी? नहीं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ कोरम मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। एकदम इजी टू गो। अब क्या होगा? द क्वेश्चन इज, चलिए मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ कोरम, अब क्या होगा? मीटिंग विल बी एडजर्न्ड सेम डे नेक्स्ट वीक। मतलब क्या? आज क्या डे है? मंडे। नेक्स्ट वीक के मंडे के लिए मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। अगर कभी भी मीटिंग शॉर्ट ऑफ कोरम की वजह से कैंसिल हो रही तो मीटिंग विल बी एडजर्न्ड सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम। सर मान लीजिए अगर कन्वीनियंट नहीं है तो आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एडजर्न कर सकते हैं स्पेसिफिकली किसी और दिन भी। अगर आपने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं किया है तो कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये होगा कि आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक। बाकी अगर आप चाहें तो किसी और तरीके से अगर एडजर्न करना चाहें तो भी आप एडजर्न कर सकते हैं, तो भी आप एडजर्न कर सकते हैं। एकदम इजी टू गो। हमने अभी तक क्या देखा है? हमने मीटिंग के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स देखे, कोरम देखा, टाइम पीरियड देखा जिसमें मीटिंग हो जानी चाहिए, उसका टाइम प्लेस डेट देखा, उसके नोटिस के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े। अब हम एक वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जो जनरली पीपल मिस आउट, जो जनरली पीपल मिस आउट, द टॉपिक ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के लिमिट्स वगैरह का पॉइंट जनरली मिस आउट हो जाता है, लेकिन उस चीज पे फोकस करिए। प्रॉक्सी पे भी भरपूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रॉक्सी, सबसे पहली चीज अबाउट प्रॉक्सी, एकदम इजी टू गो। प्रॉक्सी वर्ड का मतलब क्या है? एकदम आराम से, नोट्स में बाद में आएंगे, एकदम आराम से लेट्स डिस्कस इट आउट। प्रॉक्सी वर्ड का मतलब है वन, दैट पर्सन हु इज गोइंग ऑन योर बिहाफ, दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सी। दैट पर्सन हु इज गोइंग ऑन योर बिहाफ। प्रॉक्सी का मतलब मेरी जगह कोई और। आपने सुना होगा ना कॉलेजेस के अंदर प्रॉक्सी देना। अरे यारो प्रॉक्सी मतलब क्या? आप वहां नहीं हैं बट आपका वहां पे कोई तो है। अरे कहने का मतलब है कि आपकी जगह पे अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे कहा जाता है प्रॉक्सी। पहले तो उस पर्सन को भी प्रॉक्सी कहा जाता है, उस पर्सन को भी प्रॉक्सी कहा जाता है। एंड सेकंड, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसको अथॉरिटी दे रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को भी प्रॉक्सी कहा जाता है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सी एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सी। फर्स्ट चीज क्लियर, प्रॉक्सी का वर्ड का मतलब क्या होता है। सेकंड, गोइंग इनटू डिटेल, प्रॉक्सी अपॉइंट करना। यहां पे क्या है? अगर मान लीजिए मैं एक मेंबर हूं, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मैं एक मेंबर हूं, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मैं अपॉइंट कर सकता हूं एक प्रॉक्सी को जो मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर ले और वोट कर ले।
मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करे और वोट करे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ प्रॉक्सी, राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रॉक्सी। सब लोग ध्यान से, सबसे पहला राइट ऑफ अ प्रॉक्सी, मान लीजिए मैं मेंबर नहीं हूं, मेंबर है ए ने मुझे अपॉइंट कर दिया है एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड द जनरल मीटिंग। तो सबसे पहला मेरा राइट क्या है? आई कैन गो एंड अटेंड द मीटिंग। सबसे पहला राइट क्या है? आई कैन गो एंड अटेंड द मीटिंग। साथ में एक रेस्ट्रिक्शन आया, आई कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग। आपने किसी भी नोट्स में पढ़ा होगा तो सबसे पहला जो उसका रेस्ट्रिक्शन आता है, अ प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग। मतलब समझा नहीं, मतलब कैन नॉट स्पीक मतलब मतलब प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक का मतलब क्या होगा? अरे यारों, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक का सिंपल मतलब होता है ही कैन नॉट डिस्कस एन इशू, ही कैन सिंपली वोट एंड लीव बट ही कैन नॉट डिस्कस। अरे सोचिए ना, इसकी शादी में वो दीवाना, मतलब वो मेंबर है नहीं, और आप सोचिए और वो क्या कर रहे हैं? डिस्कशन करेगा, साहब ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए। तो अ प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, अ प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग। अरे आप इमेजिन करिए, ये आपका लेक्चर चल रहा है, उसके पीछे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके बीकॉम का एग्जाम है, बीकॉम के अंदर भी कंपनी लॉ है, उसने मुझे सर मैं भी अटेंड कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कर लो, और उसको वहां पे बिठा दिया, और हर 15 मिनट में उनके डाउट आ रहे हैं कि साहब इसके अंदर क्या होगा, उसके अरे मतलब कहीं ना कहीं दैट विल वेस्ट द टाइम ना, मतलब कहीं ना वी वुड लाइक टू फोकस ऑन आवर कोर मेंबर्स एंड हेंस प्रॉक्सी डज नॉट गेट अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। सेकंड रेस्ट्रिक्शन, ही डज नॉट गेट अ राइट टू वोट इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स। जब शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग में वोटिंग कैसे होती है हम देखेंगे भी इसको। हर एक रेजोल्यूशन सबसे पहले पास किया जाता है बाय शो ऑफ हैंड्स, देयरआफ्टर आता है बाय पोल, देयरआफ्टर आता है बाय पोल। तो बाय शो ऑफ हैंड्स, जब बाय शो ऑफ हैंड्स आता है तब प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकते। साहब तो फिर फायदा क्या? प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स, तो फायदा क्या है? बट प्रॉक्सी कैन वोट इन केस ऑफ पोल, एंड प्रॉक्सी कैन इवन डिमांड पोल। प्रॉक्सी हैज द राइट, अगर उसका लिमिटेड रिक्वायरमेंट पूरी करती है तो प्रॉक्सी पोल को डिमांड भी कर सकती है और प्रॉक्सी पोल पे वोट भी कर सकती है। एंड हेंस प्रॉक्सी के हम कुछ देखें। सबसे पहली चीज, प्रॉक्सी हैज द राइट टू अटेंड द मीटिंग। सेकंड, प्रॉक्सी कैन वोट इन केस ऑफ पोल। रेस्ट्रिक्शन, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स। ये चीजें हो गई अबाउट प्रॉक्सी। अब सब लोग ध्यान से, प्रॉक्सी में कुछ लिमिट्स पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सबका फोकस यहां पे। प्रॉक्सी को लेकर मैक्सिमम लिमिट इंपोज की गई है, सब लोग ध्यान से। इफ एट ऑल, प्रॉक्सी की बात कर रहा हूं, इफ एट ऑल एक पर्सन का एक प्रॉक्सी, इफ अ पर्सन इज एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी फॉर अ सिंगल पर्सन, इफ अ पर्सन इज एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी फॉर अ सिंगल पर्सन, if a person is acting as a proxy for a single person, there is no limit. If a person is acting as a proxy for a single person, there is no limit. But if at all a person is acting as a proxy for more than one person, for more than one person, if a person is acting as a proxy for more than one person, there is limit. Limit क्या है? लिमिट दो हैं। फर्स्ट, एज टू नंबर ऑफ मेंबर्स, द लिमिट इज 50। सब लोग ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 50? दिस 50 मींस कि एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अ पर्सन कैन एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 पीपल। सेकेंड लिमिट is for shareholding. A person can act as proxy for maximum 10% of shareholding. मतलब टोटल पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 10% का प्रॉक्सी बनकर एक पर्सन आ सकता है। मैक्सिमम 10% का प्रॉक्सी बनकर एक पर्सन आ सकता है। मतलब लिमिट दो है, एक तो नंबर ऑफ मेंबर की कि एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। अगर मान लीजिए इस कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स हैं, 50 लोग हैं, उन सबके पास 10-10 शेयर हैं, तो क्या मैं सबका प्रॉक्सी बन सकता हूं? हाँ ना, 10% की लिमिट तो क्रॉस ही नहीं हो रही है। 50 लोगों का मैं प्रॉक्सी बन सकता हूं, 50 लोगों का मैं प्रॉक्सी बन सकता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 50 लोग नहीं हुए, 10 ही लोग हुए, लेकिन इस कंपनी के हैं 1 लाख शेयर्स, ए बी सी डी ऐसे करके 10 लोग हैं, हर एक के पास है 1,000 शेयर्स, हर एक के पास है 1,000 शेयर्स, मैं 10 लोगों का प्रॉक्सी बन गया हूं। अब मेरे पास कितने शेयर्स का प्रॉक्सी बन गया हूं? 10,000 आउट ऑफ 1 लाख। 10%
का मैं अब प्रॉक्सी बन चुका हूं, क्या मैं एक और 11th पर्सन का प्रॉक्सी बन सकता हूं? नहीं, ये दोनों लिमिट कंप्लाई होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग जिनका मैं प्रॉक्सी बन सकता हूं दैट इज 50, और मैक्सिमम शेयर कैपिटल जिसको मैं जाकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट इज 10%, दैट इज 10%। सब लोग ध्यान से, मान लीजिए आई गेट्स ऑफर, आई गेट ऑफर के देयर इज अ पर्सन ए holds 25% of share capital. A holds 25% of share capital. A wants to appoint me as his proxy. Can A do so? Can A do so? Yes, very well. जिन लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे सब लोग ध्यान से समझिए. These restrictions are applicable only if a person is acting as proxy for more than one person. अगर एक पर्सन एक ही पर्सन का प्रॉक्सी बना तो कोई लिमिट है क्या? 25%, 30%, 40% ये कोई लिमिट नहीं है. लेकिन अगर वो एक से ज्यादा पर्सन का प्रॉक्सी बन रहा है तो देयर इज अ लिमिट. तो देयर इज अ लिमिट. लिमिट दो है, मेंबर्स को लेके और शेयर होल्डर्स को लेके. एकदम क्लियर है यहाँ पे? कोई तकलीफ नहीं है? चलिए यारों, देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वोटिंग एट जनरल मीटिंग. वोटिंग एंड जनरल मीटिंग इज अ वेरी इजी टॉपिक क्योंकि आप सबको पहले से पता है. सबसे पहली चीज, हर एक रेजोल्यूशन सबसे पहले किससे पास होगा? बाय शो ऑफ हैंड्स. शो ऑफ हैंड्स का रूल क्या है? वन मैन वन वोट. ऑफ कोर्स ना, एक पर्सन भले कितने भी शेयर्स हैं, हाथ तो एक ही यूज कर सकता है, वन मैन वन वोट. बट उसके बाद में इफ एट ऑल अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, अरे आप एक बात समझिए, हम सब एक कंपनी के मेंबर्स हैं, हम सब एक कंपनी के मेंबर हैं, हम सब इसके कितने शेयर्स हैं? 100 shares, 200 shares, मतलब 1%, 1.5%, 2%, and there is a person sitting there, उसके पास कितने shares हैं? उसके पास हैं 48% shares. समझिए उसके पास है 55% shares. उसके एक अकेले person के पास है 55% shares. बाकी हम सबके पास कितने हैं? मिला के 45% shares. यहाँ पे जनरल मीटिंग में वोटिंग स्टार्ट हुई. सबसे पहले शो ऑफ हैंड से. शो ऑफ हैंड से कोई भी रेजोल्यूशन पास करना चाहा, that person was in favor of the resolution and all of us were also in favor of the resolution. हम सब ने ऐसा किया, फेवर, रेजोल्यूशन पास हो गया. वो पोल डिमांड करेगा क्या? जो उसको चाहिए था वो एनीवे सर्व हो गया. नेक्स्ट रेजोल्यूशन आया, all of us were in favor of the resolution, he was against that resolution. हम सब ने फेवर का वोट किया. हाँ, शो ऑफ हैंड से तो हम लोग जीत गए ना. उस पर्सन ने भी हाथ उठाया, बट वो तो उस पर्सन ने हाथ नहीं उठाया, समझिए, बट कहीं ना कहीं मेजॉरिटी से क्या हो रहा था? रेजोल्यूशन पास हो रहा था. नाउ दैट पर्सन कैन आस्क फॉर पोल, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी विश के अगेंस्ट जा रहा है. देन ही विल आस्क फॉर पोल. पोल के अंदर रूल ही चेंज हो जाता है गेम का. पोल के अंदर आप जितने शेयर्स होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यू गेट वोटिंग राइट्स. तो नाउ ही विल बी एबल टू टेक द डिसीजन व्हिचएवर ही वांट्स बाय पोल. सर फिर ये कंफ्यूजन ही रखा गया. अरे यारो आप सोचिए ना, टाइम कितना बच जाता है. आप ये सोचिए ना, व्हेन यू आर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स तो कहीं ना कहीं टाइम कितना बच जाता है. एंड हेंस अगर मान लीजिए एवरीवन फील्स द सेम वे तो शो ऑफ हैंड्स से ही हम रेजोल्यूशन को खत्म करते रहते हैं. अगर कहीं लोगों को प्रॉब्लम आती है तो दे आस्क फॉर पोल. तो वहां पे क्वेश्चन जो आता है कि आखिर आप क्या डम शरीट्स खेल रहे हैं? चलिए इट्स ओके. चलिए यहां पे अब आता है सवाल कि आखिर पोल डिमांड कौन कर सकता है? आखिर पोल डिमांड कौन से कर सकता है? आप देखिए नोट्स के अंदर क्या लिखा है. यहां पे भी लिखा 10% वाला ही है. जो हमने 10% देखा ना, हु कैन अप्लाई फॉर रिक्विजिशन, सिमिलर लिमिट है. लेकिन यहां पर एक और कंसेप्ट आ जाता है, द कंसेप्ट ऑफ पेड अप कैपिटल. क्या कह रहे हैं यहां पे सब लोग ध्यान से? हु कैन डिमांड पोल इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हैविंग शेयर्स 10% of the total shareholding, any person having 10% of the total shares can demand poll, or any person holding 5 lakh paid up capital. भले वो percentage terms में 1% 2% होता हो, but if any person is holding 5 lakh paid up capital, he can also demand for poll. And next is अगर वहां पर share capital ही नहीं है तो any person, any member having 10% of voting right. तो जनरली क्या हो गया, जो हमने रिक्वेजिशन में पढ़ा था वही हो गया. शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% ऑफ वोटिंग राइट. बस यहाँ पे शेयर कैपिटल है तो एक और लिमिट आ गई है, व्हाट? 5 लाख पेड अप कैपिटल. दीज पीपल कैन डिमांड पोल. दीज पीपल कैन डिमांड पोल. अरे क्यों रखा है प्रोविजन? समझ लीजिए, कोई एक पर्सन उसके पास हार्डली शेयर कैपिटल कितनी है? 1%. अब वो पोल डिमांड करेगा और पूरा टाइम वेस्ट करेगा ना. एंड हेंस रखा गया कि कम से कम 10% तो होना ही चाहिए, फिर ही आप पोल डिमांड कर सकते हैं. अदरवाइज आप पोल भी डिमांड नहीं कर सकते. बिल्कुल ठीक है यारों. दिस वॉज अबाउट पोल. अगेन वेरी कंफर्टेबल टॉपिक, सिर्फ ब्रशिंग अप चल रही है.
अब आ रहे हैं ऑन अ टॉपिक ऑफ पोस्टल बैलेट। सब लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम लुकआउट से, और आई डोंट नो व्हाई बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव द टेंडेंसी ऑफ लीविंग दिस टॉपिक। कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, वेरी कंफर्टेबल टॉपिक, बस फोकस करके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट क्या कहना चाह रहा है, सब लोग ध्यान से। पोस्टल बैलेट, द नेम सजेस्ट कि कहीं ना कहीं वोटिंग होगी बाय पोस्ट। लेकिन I'll tell you, postal ballot is not just restricted with post, you can even do it by email। सब लोग ध्यान से, क्या होता है, अरे यार प्रॉब्लम क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, अभी जस्ट हमने 5 मिनट पहले एक चीज देखी, वहां पे हमने ये देखा कि यार जनरली इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। जनरली इतनी ज्यादा वोटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास टाइम ही नहीं है यार मीटिंग पे आने का। आप लोग कल को जाकर शेयर्स तो खरीद लोगे, बट यू पीपल डोंट हैव टाइम टू अटेंड द मीटिंग, यू पीपल डू नॉट हैव टाइम टू अटेंड द मीटिंग, एंड हेंस कहीं ना कहीं मेंबर्स का पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस। वहां पर आता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या करेगा समझेगा, आप सबके घर पर, आप सब मेंबर्स से कंपनी के, आपको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आते नहीं, आपके समय नहीं है, आप सबके घर पर एक लेटर आएगा। यू विल ओपन दैट लेटर, उस लेटर के अंदर आपको एक पूरा रेजोल्यूशन लिखा होगा, और नीचे ऑप्शन होगा एसेंट और डिसेंट। क्या आप उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करना चाहते हैं या अगेंस्ट में, आप उस पे टिक करेंगे, उस लेटर को आप फोल्ड करेंगे, एनवेलप में रखेंगे, एंड यू टू सिंपली पोस्ट इट बैक। Don't you feel the participation will increase by a larger extent? पहले यारों हमें जाना होता था, आप सोचिए ना, मैं जनरल मीटिंग के लिए क्या, मैं मेरे नॉर्मल बिजनेस को, मैं मेरे नॉर्मल ऑफिस की छुट्टी लूंगा क्या, तो मेरे लिए जनरल मीटिंग अटेंड करना wasn't possible, but now it is very much feasible। और सोचिए ईमेल पे आ गए, आपको एक मेल आएगा, उस मेल के अंदर रेजोल्यूशन लिखा होगा, 2 ऑप्शंस होंगे, आपको एक पे टिक करना है और वापस मेल करना है। ये तो और इजी हो गया। कहीं ना कहीं आप ये सोचिए पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना, एंड हेंस अभी कैसा है, कंपनीज एक्ट ने कुछ केसेस के लिए पोस्टल बैलेट कंपलसरी कर रखा है। कंपनीज एक्ट ने कुछ केसेस के लिए पोस्टल बैलेट कंपलसरी कर रखा है। आपको उन चीजों के लिए कंपलसरी है कि आपको पोस्टल बैलेट से ही पास करना है, जिसका एक एग्जांपल हमने देखा था, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज इन MOA, if it is a listed company, it has to be passed by postal ballot। इस तरह के कुछ चीजें रहती है, अगर वो करना तो वो पोस्टल बैलेट से ही करना होगा। पोस्टल बैलेट, अब उसका हम प्रोसीजर देख रहे हैं, एकदम ध्यान से सब लोग यहाँ पे, हम पोस्टल बैलेट का पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं, पूरा फोकस यहीं पे रखेंगे। पोस्टल बैलेट के अंदर सबसे पहला स्टेप, कंपनी सब मेंबर्स को वो लेटर भेजती है, ईदर बाय पोस्ट और बाय ईमेल। देखिए क्या लिखा है, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर, मतलब पोस्ट से भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर, या फिर थ्रू ईमेल। क्या भेजा जा रहा है, नोटिस प्लस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। देखिए नोटिस प्लस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा जा रहा है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर और स्पीड पोस्ट इनसे, या फिर थ्रू ईमेल। सबसे पहले स्टेप में क्या हो गया, सबसे पहले स्टेप में इतना सा हो गया कि कंपनी ने सब मेंबर्स को नोटिस प्लस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज दिया। मतलब जो रेजोल्यूशन जनरली जनरल मीटिंग पे पास होता है ना, वैसा एक रेजोल्यूशन आपको घर पे भेज दिया। सबसे पहला स्टेप डन। सेकंड, कंपनी को एडवर्टीजमेंट देना होता है, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में। ये क्यों देना होता है, ताकि अरे यारों कैसा हो रहा है कि मान लीजिए आप लोगों को मेल भी, आपने कंपनी को एक ईमेल आईडी दिया है, ठीक है, बट यू माइट यूज मल्टीपल ईमेल आईडीज और आप उस ईमेल आईडी को जनरली चेक ही नहीं करते हैं। इट इज जस्ट दिस नोटिस, इज दिस एडवर्टीजमेंट गिव्स अ वैलिडिटी कि भाई साहब हमने सब मेंबर्स को एक एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज दिया है, अगर आपको नहीं मिला तो आप चेक करिए, सो दैट यू पीपल कैन वोट। एक मौका दिया जा रहा है कि आप सब लोग देख लें कि आपको पोस्ट से या फिर आपको मेल से मिला है या नहीं। तो एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसके बाद में कंपनी को साथ ही साथ अपने वेबसाइट पे भी करना है। यारों ध्यान से ध्यान रखिएगा,
जब भी पोस्टल बैलेट की कहानी चल रही है, कंपनी की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जनरल मीटिंग में तो कैसा है कि हम लोग वहीं पे खड़े हैं, तो हमको पता है ना कि क्या रेजोल्यूशन पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पे हमें पता कैसे चलेगा रेजोल्यूशन कौन सा पास हो रहा है? हमें पता चलता है थ्रू कंपनीज वेबसाइट। तो कंपनी की वेबसाइट पे भी उसका नोटिस होना चाहिए। उसके बाद में एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी पोस्टल बैलेट के साथ में क्या आ रही थी, सब लोग समझिएगा। पोस्टल बैलेट के साथ में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी, जनरल मीटिंग पे आई एम देयर, मान लीजिए रेजोल्यूशन पास हो रहा है बाय शो ऑफ हैंड्स, आई कैन चेक ना कि शो ऑफ हैंड से मेजॉरिटी वाला ही रेजोल्यूशन कंपनी पास कर रही है कि नहीं, राइट? बाय पोस्टल बैलेट दिस वाज अ डिफिकल्ट टास्क ना, कि मान लीजिए कंपनी को सब लोगों ने पोस्ट में एसेंट भेजा, कंपनी ने कल को बोल दिया कि नहीं नहीं लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो विल यू हैव अ प्रूफ? कैन यू प्रूव इट इन एनी केस? आप लोगों को क्या लगेगा कि यार मैंने तो एक्सेप्ट बोला था, बट हो सकता है बाकी शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं इट वाज वेरी डिफिकल्ट ना, कि कहीं कंपनी प्रेजुडाइज ना कर दे उसको, कहीं कंपनी प्रेजुडाइज ना कर दे उसको, एंड हेंस द कांसेप्ट ऑफ स्क्रूटनाइजर केम इनटू पिक्चर। स्क्रूटनाइजर कौन होता है? जैसे ही कंपनी ने पोस्टल बैलेट स्टार्ट कर दिया, हर एक को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दे दिया, उसका पब्लिश भी कर दिया, अपने वेबसाइट पे भी रख दिया। फोर्थ पॉइंट में कंपनी हैज टू अपॉइंट अ स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन। स्क्रूटनाइजर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह को आप स्क्रूटनाइजर नहीं बना सकते। स्क्रूटनाइजर हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन। साहब ये स्क्रूटनाइजर करता क्या है? अरे यारों, आप सबको पोस्टल बैलेट मिल गए, पोस्ट से आपको मिल गया लेटर, अब आपने ये पोस्ट से अपना एसेंट और डिसेंट लिखकर किसे भेजना है? मतलब आप भले ही कंपनी को भेजते हैं, लेकिन ये कलेक्ट कौन करेगा? स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर सब लोग ध्यान से क्या करेगा? स्क्रूटनाइजर विल कलेक्ट ऑल ऑफ दीज पोस्ट लेटर्स। Thereafter scrutinizer will open each letter and check कि इस पर्सन ने किसे वोट दिया है। He'll make a register Mr. X holding 500 shares voted in favor. Done. Mr. Y holding 200 shares voted in favor. Mr. B holding 1000 shares voted against. ये काम करेगा स्क्रूटनाइजर। और एंड में जो रजिस्टर है इसका ग्रैंड टोटल करके चेक किया जाएगा कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं। ये सारा काम करता है स्क्रूटनाइजर। और फाइनली उस रजिस्टर से टोटल करके पता चलता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सब शेयर होल्डर्स को कैसे बताया जाएगा? अगेन वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ है या फेल। एकदम इजी टू गो। देखिए 5 पॉइंट्स पोस्टल बैलेट एग्जाम में आएगा, बहुत कंफर्टेबली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ही सोचिए ना, सबसे पहली चीज कंपनी क्या करेगा? कंपनी क्या देगा? नोटिस प्लस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आपको मिल गया। फिर कभी कभी आप लोगों को पता ही नहीं है ना, आप चेक कब करेंगे? तो कंपनी क्या करेगा? एक एडवर्टीजमेंट और अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद में जब आप अपना वोट देकर वापस भेज रहे हैं, देयर मस्ट बी समवन टू चेक इट। कंपनी हैज टू अपॉइंट अ स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर क्या करता है? रिसीव ऑल द पोस्ट, मेंटेन्स अ रजिस्टर्स एंड आफ्टर दिस गिव्स अ रिपोर्ट। रजिस्टर की समरी करके एक रिपोर्ट देता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ, एंड फाइनली सिंपली कंपनी क्या करती है? उस रिपोर्ट को वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है। द